हेलो एवरीवन। यूडीपी पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से अपना हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो देखो भाई, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे यूजर डेटाग्राम के बारे में। यूजर डेटाग्राम क्या है, ये सब चीजें मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर आप लोगों ने, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर हम लोगों ने यूडीपी यूज किया तो पैकेट का नाम क्या होता है, यूजर डेटाग्राम। ठीक है। और अगर हम लोगों ने टीसीपी यूज किया है ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो पैकेट का नाम क्या होता है, सेगमेंट। तो यूजर डेटाग्राम क्या है भाई, कुछ नहीं है भाई, पैकेट है यूडीपी का। ठीक है, बस तो यही इन्होंने लिखा हुआ यूजर डेटाग्राम, यूडीपी पैकेट्स कॉल्ड यूजर डेटाग्राम। और इनका फिक्स साइज हेडर होता है 8 बाइट्स का। ठीक है, तो यूडीपी जो हेडर ऐड करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया भी हुआ है, ध्यान रखना है आपको। यूडीपी जो हेडर ऐड करता है उसका साइज कितना होता है, 8 बाइट्स का। फिक्स है ये, है ना, मतलब वेरिएबल लेंथ हेडर नहीं है। जैसे हमने आईपी में पढ़ा था, वेरिएबल लेंथ का हेडर था 20 से लेकर 60 बाइट तक जा सकता है। आगे टीसीपी में पढ़ाऊंगा, वहां पे भी ऐसे ही होगा। मिनिमम 20 बाइट का हेडर होगा, मैक्सिमम 60 बाइट तक जा सकता है। बट यूडीपी में ऐसा नहीं है, यूडीपी में सिर्फ और सिर्फ 8 बाइट्स का हेडर है। ठीक है। ओके, और ये हेडर क्या है, ये देखो इन्होंने नीचे दिखा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हेडर है और डेटा है यूजर डेटाग्राम में। यूजर डेटाग्राम फॉर्मेट दे रहे हैं ना आपको, मतलब किस तरह का यूजर डेटाग्राम नजर आता है। यूजर डेटाग्राम क्या है, यूजर डेटाग्राम पैकेट है यूडीपी का, तो वो कैसा नजर आता है वो उन्होंने बता रखा है। तो हेडर है 8 बाइट्स का, फिक्स है ये, और कुछ डेटा होगा। तो हेडर में जो 8 बाइट्स हैं वो क्या क्या है, दो दो बाइट्स के टुकड़े हमने कर रखे हैं। 16 बिट्स मतलब दो दो, टू टू बाइट्स। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, टोटल लेंथ और चेकसम। ठीक है, सब दो दो बिट्स की फील्ड्स है ये, है ना। तो देख रहे हो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। 8 बाइट का हेडर है, और ये 8 बाइट का जो हेडर है वो दो दो बाइट्स में टूटा हुआ है। पहले 2 बाइट सोर्स पोर्ट नंबर, अगले 2 बाइट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिर नेक्स्ट टोटल लेंथ और नेक्स्ट चेकसम। बस 4 फील्ड्स हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी इसका हेडर है। ठीक है। ओके, और ये फील्ड्स के बारे में कुछ कुछ बता रखा है। सोर्स पोर्ट नंबर आई थिंक आप समझ चुके होगे, है ना। सोर्स पोर्ट नंबर देखो क्या हो सकता है। देखो सोर्स पोर्ट नंबर ये या तो होगा एफिमेरल पोर्ट नंबर। ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर कैन बी इधर एफिमेरल, एफिमेरल मतलब टेम्परेरी, और इट कैन बी वेल नोन पोर्ट नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो सोर्स पोर्ट नंबर में वेल नोन कब होगा, जब जो हमारा सर्वर है, सर्वर क्लाइंट को रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, सर्वर अगर क्लाइंट को रिप्लाई कर रहा है तो सर्वर अपने सोर्स में क्या भरेगा भाई, अपना पोर्ट नंबर, और उसका अपना पोर्ट नंबर कैसा है, वेल नोन है। जनरली ये केस होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि सर्वर जनरली वेल नोन पोर्ट नंबर से स्टार्ट होते हैं, क्लाइंट जनरली एफिमेरल पोर्ट नंबर से स्टार्ट होते हैं। बट वही बात है, कई बार क्लाइंट को वेल नोन भी दिया जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो एफिमेरल पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर में एफिमेरल पोर्ट नंबर कब होगा, सोर्स पोर्ट नंबर में एफिमेरल पोर्ट नंबर से तब होगा जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होगा सर्वर को, है ना। क्लाइंट कुछ ना कुछ सर्विसेज सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो क्लाइंट अभी पैकेट भेज रहा है ना, सीधी सी बात है भाई, अगर क्लाइंट पैकेट भेज रहा है तो क्लाइंट सोर्स है। अगर सर्वर पैकेट भेज रहा है तो सर्वर सोर्स है। तो अगर सर्वर सोर्स होगा तो वेल नोन पोर्ट नंबर होगा ये, और अगर क्लाइंट सोर्स होगा तो एफिमेरल पोर्ट नंबर होगा, सीधी सी बात है भाई। तो सोर्स पोर्ट नंबर कैन बी एफिमेरल ऑल्सो एंड वेल नोन ऑल्सो। ये डिपेंड करेगा कौन कब क्या डेटा सेंड कर रहा है, जो भी सोर्स होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। ऐसे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के साथ भी बिल्कुल यही कहानी होगी, कि एफिमेरल भी हो सकता है और वेल नोन भी हो सकता है। एफिमेरल कब होगा, जब सर्वर क्लाइंट के पास पैकेट भेज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मतलब रिसीवर वाली बात होगी ना, तो रिसीवर वही बात है, रिसीवर कैन बी क्लाइंट ऑल्सो सर्वर ऑल्सो। अगर सर्वर रिसीवर है तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन होगा, और अगर हमारा जो क्लाइंट है वो रिसीवर है तो ये एफिमेरल पोर्ट नंबर भी हो सकता है। आई थिंक बेसिक बात है, पकड़ के होगे, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है। चलो फटाफट से मैं अब लाइंस पढ़ देता हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो भाई, सोर्स पोर्ट नंबर, दिस पोर्ट नंबर, ठीक है, दिस पोर्ट नंबर इज यूज्ड बाय द प्रोसेस रनिंग ऑन ए होस्ट। इट इज 16 बिट लॉन्ग, ये आपको पता ही है, विच मीन दैट द पोर्ट नंबर कैन रेंज फ्रॉम 0 से 65535। नहीं याद आया तो प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया था। ओके, ये 16 बिट का होता है और ये रेंज भी मैंने आपको सारी समझाई थी, 65535, 0 से 1023 वेल नोन पोर्ट नंबर, 1023 से 49151 रजिस्टर पोर्ट नंबर, 49152 से 65535 एफिमेरल पोर्ट नंबर। सब याद आ रहा होगा, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर देख लो। ओके, इफ द सोर्स होस्ट इज a client sending a request, the port number in most of the cases is the ephemeral port number requested by the process and chosen by the UDP software running on the source host. If the source host is a server sending a response, the port number is in most of the cases is well known port number. पकड़ के हो गया, आई थिंक बेसिक सी बात है, ये सब
अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी है। मैं सिर्फ लाइंस पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप जो थोड़ा सा समझ सके, जो भी कुछ डाउट रह गया हो। तो ओके, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, this port number used by the process running on the destination host. It is 16-bit long. If the destination host is a server, a client sending a request, the port number in most of the cases is well-known port number. समझ गए ना, डेस्टिनेशन अगर सर्वर है तो ये well-known port number होगा. If the destination host is a client, a server sending a response, the port number in most of the cases is a ephemeral port number. ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। डेस्टिनेशन अगर रिसीवर है तो ये ephemeral port number निकलेगा। ओके, इन दिस केस the server copies the ephemeral port number it has received इन द रिक्वेस्ट पैकेट। ऑब्वियसली बात है भाई, सर्वर को कैसे देखो, क्लाइंट को तो सर्वर का पोर्ट नंबर पता होगा क्योंकि वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं, लेकिन सर्वर को क्लाइंट का तो पोर्ट नंबर नहीं पता होगा ना, क्योंकि वो तो एफीमेरल पोर्ट नंबर है। तो फिर वही बात है, वो कॉपी करके रख लेगा। इसने ये लिखा है ना, इन दिस केस द सर्वर कॉपीज द एफीमेरल पोर्ट नंबर इट हैज रिसीव्ड इन द रिक्वेस्ट पैकेट। तो जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी होगी सर्वर को, जब क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट करी होगी कोई भी सर्विसेज के लिए, तो क्लाइंट ने अपना पोर्ट नंबर तो भेजा ही होगा, तो वो सोर्स पोर्ट नंबर को कॉपी कर लेगा, क्योंकि उस टाइम पे सोर्स पोर्ट नंबर कौन सा होगा, एफीमेरल पोर्ट नंबर होगा। समझ गए ना भाई। अगर ये एक बेसिक सी पॉइंट है, इसमें मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। देखो भाई, क्लाइंट ने सर्वर पे कुछ रिक्वेस्ट करी, ठीक है, तो क्लाइंट ने अपना सोर्स पोर्ट नंबर ने क्लाइंट ने अपना एफीमेरल पोर्ट नंबर डाला होगा ना भाई। जब सर्वर के पास ये पैकेट पहुंचेगा तो सर्वर सोर्स पोर्ट नंबर जो भी होगा, और सोर्स पोर्ट नंबर पता लग जाएगा क्लाइंट का होगा, वो कॉपी करके वापस यू कैन से रिप्लाई कर पाएगा ना। आई थिंक बेसिक सा पॉइंट है, आप लोग पकड़ गए होंगे, इसमें कुछ खास नहीं है ना। ये इन्होंने लिखा हुआ है, इन दिस केस द सर्वर कॉपीज द एफीमेरल पोर्ट नंबर इट हैज रिसीव्ड इन द रिक्वेस्ट पैकेट, क्योंकि सर्वर को पता नहीं होगा क्लाइंट का पोर्ट नंबर क्या है, तो वो कॉपी कर लेगा, जहां भी जो भी रिक्वेस्ट पैकेट आया था वहीं से कॉपी कर लेगा। ठीक है जी, ओके। लेंथ, this is a 16-bit field that defines the total length of the user datagram। प्लीज ध्यान रखना, टोटल लेंथ मतलब हेडर भी और डेटा भी, दोनों चीजें मिला करके। ठीक है जी, तो ये आगे लिखा भी है इन्होंने, देखो, हेडर प्लस डेटा। Okay, the 16-bit can define a total length of 0 to 65535 bytes. However, the total length need to be much less because UDP datagram is stored in IP datagram with total length of 65535 bytes. I think ये बहुत बेसिक सा पॉइंट आप खुद से पकड़ गए होगे, बट स्टिल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो यूडीपी है ना, यूडीपी का पैकेट उड़ के तो जाएगा नहीं, तो यूडीपी का जो भी पैकेट होगा वो किस में पैक होगा भाई, वो अल्टीमेटली पैक होगा आईपी डेटाग्राम के अंदर। ठीक है, तो यूडीपी कितना, देखो यूडीपी टोटल लेंथ फील्ड है जी 16 बिट की, तो मतलब 0 से 65535 तक जा सकता है। और आईपी में भी आपको याद आ रहा होगा, टोटल लेंथ फील्ड होती थी वो भी 16 बिट की होती थी, तो मतलब वो भी 0 से 65535 तक हो सकता है। अब IP 65535 तक आएगा, तो मतलब IP डेटाग्राम की टोटल लेंथ 65535 है और हेडर इसका 20 बाइट्स का है, तो IP डेटाग्राम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा आ पाएगा जी, 65535। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मिनिमम हेडर 20 बाइट्स का था, तो 65535 माइनस 20 दैट इज 65515। तो 65515 बाइट्स का डेटा ही आईपी डेटाग्राम लेके जा सकता है, मतलब उसके अंदर डेटा 64515 पे आ सकता है। और ये 64515 क्या होगा, ये ऑब्वियसली यूडीपी का पैकेट हो सकता है। तो यूजर डेटाग्राम, जो यूडीपी का पैकेट का नाम यूजर डेटाग्राम था, तो यूजर डेटाग्राम मैक्सिमम 65515 बाइट्स का हो सकता है। प्लीज ध्यान रखना भाई, ये कंफ्यूजन मत रखना। मैक्सिमम यूडीपी की मैक्सिमम लेंथ, काफी सारे बच्चे 65535 पे टिक लगा के आ जाएंगे क्योंकि 16 बिट है इसकी टोटल लेंथ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट विल बी 65515। तो मैं नीचे लिख देता हूं भाई, ठीक है। maximum length of user datagram can be maximum length of user datagram can be 65535 minus 20 which comes out to be 65515। 65515। अच्छा, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई, मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम कितनी आ गई है, 65515। अब इसमें डेटा कितना कैरी हो सकता है, या पेलोड या डेटा, पेलोड इन यूजर डेटाग्राम कितना हो सकता है, मैक्सिमम यूजर डेटाग्राम। ठीक है, तो मैक्सिमम पेलोड इन यूजर डेटाग्राम, तो 65515 तो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, और आपको पता है यूडीपी हेडर 8 बाइट्स का फिक्स है, तो कितना आ जाएगा जी, 65507 बाइट्स। प्लीज ये ध्यान रखना, गेट एग्जाम के बड़े वेल नोन और बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये। 65507 बाइट्स का मैक्सिमम पेलोड हो सकता है यूजर डेटाग्राम में, या मैक्सिमम डेटा जो यूजर डेटाग्राम कैरी कर सकता है, दैट इज 65507। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम कितनी होगी,
65515। वाई 65515? मैक्सिमम तो 16, टोटल लेंथ तो 16 बिट की थी, तो 16 बिट में 0 से 2 पावर 16 हो जाएगा ना, 2 पावर 16 माइनस 1 हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो 2 पावर 16 माइनस 1 ये कितना होता है 65535। तो मैक्सिमम 65535 होना चाहिए था, बट वही बात है यूजर डेटाग्राम उड़ के नहीं जाएगा, वो आईपी में पैक होके जाएगा, आईपी डेटाग्राम में पैक होके जाएगा। तो आईपी डेटाग्राम की मैक्सिमम टोटल लेंथ फील्ड आपको पता है 16 बिट की होती थी, तो वही बात है इसकी भी लेंथ तो 65535 की होगी, और हेडर मिनिमम 20 बाइट का आपको लेना ही था। तो मिनिमम हेडर अगर आप 20 बाइट का लोगे तो मैक्सिमम पेलोड जो आईपी में आ सकता है, आईपी डेटाग्राम में आ सकता है, दैट इज 65515, और यही हमारी यूडीपी की लेंथ हो जाएगी। आई थिंक आप पकड़ गए होगे, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम है 65515, और मैक्सिमम पेलोड कितना कैरी कर सकता है 65507। ठीक है, तो यही पॉइंट इन्होंने बस बताया था, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ओके जी, तो लेंथ वाली बात सबको क्लियर हो गई? ओके जी, पढ़ के देख लेना भाई प्लीज, बार बार मैं पढ़ूंगा तो टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, ओके। द लेंथ फील्ड यूजर डेटाग्राम इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी। देखो यूडीपी लेंथ की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आईपी के पास तो टोटल लेंथ फील्ड थी ही थी, तो फिर आपने यूडीपी में क्यों घुसा दिया उसको, है ना? तो कोई जरूरत नहीं थी, बट ये सिर्फ घुसाया जाता है ताकि थोड़ा सा काम फास्ट हो सके, क्योंकि आईपी या देखो एक्चुअली है तो ये प्रोसेसेस है ना। आईपी क्या है? आईपी एक प्रोटोकॉल है, मतलब एक किस्म से हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम है, तो वो प्रोसेस बन के बैठा हुआ होगा। तो जो आईपी का प्रोसेस होगा, वो यूडीपी के प्रोसेस को वो यूडीपी के प्रोसेस को टोटल लेंथ बता सकता है। किसके थ्रू? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू। बट वही बात है, टाइम बर्बाद होगा। ये भी एक प्रोसेस हो गया ना, आईपी एक प्रोसेस हो गया, यूडीपी भी एक प्रोसेस हो गया। प्रोसेस क्यों है? प्रोग्राम है, प्रोग्राम जब भी रन होगा कंप्यूटर पे, आपको पता है ना, प्रोग्राम जब रन होता है तो उसको हम प्रोसेस बोल देते हैं। तो वही बात है, आईपी एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोग्राम है, तो वही बात है, वो जब रन हो रहा होगा तो प्रोसेस बन चुका होगा। ऐसे यूडीपी का एक प्रोग्राम होगा, हमने जो लिखा हुआ होगा, और उसको जब वो रन हो रहा होगा कंप्यूटर पे तो वो प्रोसेस बन चुका होगा। तो आईपी का प्रोसेस यूडीपी के प्रोसेस को टोटल लेंथ बता सकता है। कैसे बता सकता है? बाय इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कैसे होती है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे, अभी हमारे को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो मेन बात क्या है कि आईपीसी के थ्रू ये चीज हो सकती है, बट टाइम वेस्ट होगा ना। टाइम वेस्ट ना हो और यूडीपी प्रोसेस वेट ना करता रहे, आईपी प्रोसेस उसको टोटल लेंथ बताया तब वो आगे काम करे एंड सो ऑन। उस सबसे बचने के लिए यूडीपी में हमने टोटल लेंथ फील्ड डाल दी, ताकि ये फालतू में आईपीसी इंटरफेस कम्युनिकेशन वगैरह सब हमारे को ना करना पड़े। तो सिंपल बात बोलूं, जस्ट टू सेव टाइम ये काम किया गया था। ठीक है, यही पॉइंट इन्होंने लिखा भी हुआ है ना। और मोर ओवर आप ऐसे मत सोच लेना कि आईपी हेडर में तो टोटल लेंथ फील्ड है ही, तो वहां से पढ़ लेगा, यूडीपी नहीं पढ़ सकता भाई। आईपी प्रोसेस जो होगा वो क्या करेगा, वो आईपी हेडर हटा देगा, और हटाने के बाद जो बचा हुआ पैकेट होगा, ये जो पेलोड होगा, वो यूडीपी के प्रोसेस को फॉरवर्ड होता है। आईपी हेडर थोड़ी यूडीपी प्रोसेस के पास जाएगा। इतना तो आई थिंक आप समझ ही पा रहे होगे, याद है ना भाई? ये देखो, ये हेडर नेटवर्क है, हेडर नेटवर्क हटाया जाएगा, और ये चीज यूडीपी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, पूरा पेलोड भेज दिया जाएगा। तो हेडर तो जाता ही नहीं है, तो ऐसे मत बोल देना कि हेडर से देख लेगा एंड सो ऑन। तो इसलिए मैंने प्रॉपर आपको ढंग से बताया है, आईपीसी के थ्रू बताया जा सकता है, बट वो वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं, लाइनें पढ़ते हैं फटाफट से, अब आपको समझ में आएगा। हाँ जी, द लेंथ फील्ड इन ए यूडीपी यूजर डेटाग्राम इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी। अ यूजर डेटाग्राम इज एनकैप्सुलेटेड इन आईपी डेटाग्राम। There is a field in IP datagram that defines the total length. There is another field in IP datagram that defines the length of the header. So if we subtract the value of the second field from the first, we can deduce the length of UDP datagram that is encapsulated in an IP datagram. ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। आप आई थिंक ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप समझ ही पा रहे होगे। टोटल लेंथ फील्ड जो होगी वो यूडीपी प्रोसेस को दे देगा ये, और देने के बाद वही बात है, हेडर लेंथ फील्ड भी होती थी, है ना। तो टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ ये आप कर सकते हो, है ना। आईपी में टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ कर सकते हो, तो वहां से आपको पेलोड की लेंथ पता लग जाएगी, है ना। और वो पेलोड की लेंथ क्या होगी भाई? पेलोड फॉर आईपी इज व्हाट? योर यूजर डेटाग्राम ओनली, है ना। अगर हम यूडीपी यूज करेंगे तो यूजर डेटाग्राम होगा, तो वही वही पेलोड लेंथ है, यूजर डेटाग्राम की लेंथ हमारे को पता ऐसे लग सकती थी। तो वही बात है, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, और फिर आईपीसी के थ्रू यूडीपी को बताना पड़ेगा एंड सो ऑन, वो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए यहाँ पे अलग से फील्ड बना दी गई, टेंशन ही खत्म कर दी। समझ गए ना? टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ हमारे को करनी पड़ेगी। टोटल लेंथ फील्ड थी आईपी में, और हेडर लेंथ फील्ड भी थी। और वही बात है, ढंग से बात बोलूं तो पूरा डिटेल में जाऊं तो फिर वही बात आएगी, हेडर लेंथ फील्ड जो थी उसको हमारे को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, याद है कि नहीं? टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि हेडर लेंथ 4 बिट की फील्ड होती थी, और मिनिमम हेडर 20 बाइट का था और मैक्सिमम 60 का था। तो हम 5 से सॉरी 4 से सॉरी हाँ ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते थे और हम अपना आंसर निकाला करते थे। थिंक याद आ रहा होगा, 4 से क्यों करते थे?
क्योंकि 4 बिट में मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, 4 1 आएगा, 4 1 का मतलब 15, तो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा सीधा। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो फिर वही बात है, टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4, तब जाकर के हमारी बात बनेगी एंड सो ऑन। तो वही बात है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, बेटर हमने ये सोचा कि फील्ड ही डाल दे, है ना, अलग से फील्ड ही बना दे। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है user datagram is encapsulated in IP datagram. There is a field in IP datagram that defines the total length. There is another field in IP data that defines the header. So if we subtract the value of the second field from the first, we can reduce the length of user datagram, है ना, UDP datagram that is encapsulated in IP datagram. ठीक है, तो UDP length देख लो भाई, IP length minus IP header length. ठीक है, however ये देखो आगे इन्होंने ये बात बोली है, टाइम वेस्ट होगा ना, इसे इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये सब टाइम हो वेस्ट होगा, इससे बेटर है कि फील्ड डाल दो, ये इन्होंने पॉइंट लिखा है। However, the designer of UDP protocol felt that it is more efficient for a destination UDP to calculate length of datagram from the information provided in UDP user datagram rather than asking IP software to supply this information. यही आप समझ गए, ये supply this information मतलब वही बात है, IP सॉफ्टवेयर मतलब वही IP प्रोसेस इसको भेजेगा, वही इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू, एंड उसमें टाइम बर्बाद होगा। तो है ना, इसलिए इन्होंने ये सब बता दिया। ओके, नाउ we should remember that when IP software delivers UDP user datagram to UDP layer, it has already dropped the IP header। ये बात इन्होंने बता दिया प्रॉपरली, मैंने अभी आपको बताया भी था। IP हेडर तो हटा दिया जाता है, ऐसे तो है नहीं कि IP हेडर आगे पहुंच जाएगा एंड सब। तो ये तो मत सोचना कि IP हेडर से वो पढ़ लेगा, UDP नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो हटा दिया जाएगा, है ना। और वही बात है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इन्होंने मोर एफिशिएंट करने के लिए सब ऐड किया था, है ना। नहीं तो टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ इंटू 4 करेगा, और फिर वही बात है, ये IP सॉफ्टवेयर ये UDP सॉफ्टवेयर को बताएगा, कैसे बताएगा, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू, और उस समय टाइम बर्बाद होगा। आई थिंक समझ चुके हो, बार बार बोलने की उतना है। ठीक है जी, आगे देखो चेकसम। दिस फील्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स ओवर एंटायर यूजर डेटाग्राम हेडर प्लस डेटा। द चेकसम इज डिस्कस्ड नेक्स्ट। ठीक है, तो चेकसम के बारे में हम बात करेंगे। तो चेकसम प्लीज याद रखना, हेडर के लिए नहीं है। याद है आपको, आईपी में मैंने आपको बताया था अच्छे से, आईपी में हेडर चेकसम होता था, तो चेकसम वाज ओनली फॉर हेडर नॉट फॉर डेटा। बट यहाँ पे हेडर और डेटा दोनों के लिए चेकसम कैलकुलेट होता है, इसलिए इन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो ये देखो, एंटायर यूजर डेटाग्राम, ठीक है, हेडर प्लस डेटा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलो ठीक है, चेकसम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चेकसम के बारे में बता रहे हैं, इन्होंने चैप्टर 10 में बताया था हमारे को, वो एरर डिटेक्शन करेक्शन में आपको पहले बता चुका हूँ। चेकसम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड सो, वो सब आपको पता है ना। ओके, और वी हैव आल्सो शोन हाउ टू कैलकुलेट आईपी और आईसीएमपी के लिए हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे यूडीपी के लिए ये कैसे चलता है। ठीक है, प्लीज ये पढ़ लेना अपने आप। ओके, हाँ जी, तो आगे देखो। ओके जी, तो यूडीपी चेकसम कैलकुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वन इन आईपी एंड आईसीएमपी, थोड़ा सा ये बिट डिफरेंट है। ठीक है, कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, हियर द चेकसम इंक्लूड 3 सेक्शंस। यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं। एक तो है जी सूडो हेडर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। सूडो हेडर, सूडो हेडर, यूडीपी हेडर एंड डेटा कमिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, डेटा, यूडीपी हेडर, और एक एक्स्ट्रा नई चीज और ऐड कर दी गई है, सूडो हेडर। ठीक है, तो सूडो हेडर क्या है ये आगे बता रहे हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बताया, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल अभी दे दूंगा, अपने हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, चलो पहले इनकी बात पढ़ लेते हैं। द सूडो हेडर इज अ पार्ट ऑफ हेडर ऑफ आईपी पैकेट in which the user datagram is to be encapsulated with some filled with zeros, with some fields filled with zero। ठीक है, कुछ फील्ड्स हैं जो कि जीरो कर दी गई है। ठीक है जी, ओके, तो अब देखो, हाँ जी आगे देखो। हाँ, तो ये है जी सूडो हेडर जो इन्होंने बताया है। 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस, 32 बिट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कुछ जीरोस हैं, 8 बिट की प्रोटोकॉल फील्ड है, और यूडीपी टोटल लेंथ फील्ड है। ठीक है, तो मतलब कितने, ये देखो 4 बाइट ये हो गया, 4 बाइट ये हो गया, और ये टोटल ये भी 4 बाइट है, तो 12 बाइट का सूडो हेडर होता है। ये तो एक क्वेश्चन बनता है, सूडो हेडर कितने बाइट का होता है, 12 बाइट का होता है। ठीक है जी, उसमें 4 बाइट का आईपी सोर्स आईपी, 4 बाइट का डेस्टिनेशन आईपी, ये ऑल जीरोस, ये कितने बिट है जी, ये 8 बिट की फील्ड है। ठीक है, ये 8 बिट की फील्ड है, फिर 8 बिट का प्रोटोकॉल है, और 16 बिट का यूडीपी टोटल लेंथ फील्ड है। ठीक है, तो समझ गए होगे आप लोग, 2 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, 4 बाइट 4 बाइट और 4 बाइट, 4 4 8 9 10 और 2 12। ठीक है, टोटल 12 बिट की सूडो हेडर होगा, और ये ऑल जीरो जो है, कितने जीरो है, 8 जीरो है, मतलब 1 बाइट है ये, प्लीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे पढ़ो, तो भी आगे क्या कह रहा है, इफ द चेकसम डज नॉट इंक्लूड सूडो हेडर, ये बता रहे हैं कि सूडो हेडर हमारे को ऐड क्यों करना है। ये आप ऐसे समझ सकते हो, टू वे चेकिंग के लिए ऐसे। ठीक है, टू वे चेकिंग का मतलब क्या है, यू कैन से कि अगर बाय चांस पैकेट गलत डिलीवर हो गया, है ना, आईपी एड्रेस ही चेंज हो गया बाय चांस, कुछ पैकेट में
प्रॉब्लम आ गई तो किसी गलत होस्ट तक पैकेट ना पहुंच जाए, इसलिए यहाँ पे ये बस ऐड किया जा रहा है ना, बस टू वे चेकिंग के लिए और कुछ नहीं। समझ रहे हो? आईपी एड्रेस अब चेंज हो गया, बाई चांस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो गलत डेस्टिनेशन पे पैकेट डिलीवर हो जाएगा, तो फिर वहां पे यूडीपी को पैकेट डिलीवर होगा तो वही बात है, गड़बड़ हो जाएगी। तो यूडीपी फिर अपने हिसाब से एक बार और चेकिंग करवाएगा कि हाँ जी आईपी एड्रेस जो जो आया था, मतलब जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था वो वही है क्या जहाँ पे हमारा पैकेट पहुंचा है। बात समझ रहे हो? मतलब टू वे चेकिंग है ये, बस और कुछ नहीं। जैसे आपके घर का एड्रेस 512 है ना, आपके घर पे पैकेट आ गया है तो आप एक बार दोबारा से आप देखते हो ना, मतलब लेटर आया तो आप एक बार दोबारा से रीचेक करते हो ना भाई कि मेरे घर का ही है या नहीं है, मतलब इस पे एड्रेस 512 ही है कि नहीं है। तो वही चेकिंग यहाँ पे एक किस्म से दोबारा से करी जा रही है। तो यूडीपी पैकेट तो रिसीव कर लिया नेटवर्क लेयर ने, अब हो सकता था डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ही चेंज हो गया हो, कुछ ना कुछ पैकेट में प्रॉब्लम होगी, नॉइज आ गया एंड सो ऑन, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो ठीक है, नेटवर्क लेयर को तो पता नहीं लगेगा, वो तो पैकेट ले आएगी भाई, गलत होस्ट के ऑब्वियस ही बात है, गलत रिसीवर के पास पैकेट रिसीव हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो, रफली मैं समझा रहा हूँ, 510 आईपी एड्रेस था, वैसे तो आपको पता है 4 बाइट का होता है, सो मैं रफली समझा रहा हूँ है ना, तो समझ लो 510 था आईपी एड्रेस। अब जब रिसीव किया वो 510 का 512 हो गया, अब 512 वाले ने रिसीव तो कर लिया, तो अब नेटवर्क लेयर को थोड़ी पता होगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हो चुका था, गलत मतलब गलत डिलीवरी हो चुकी है एंड सो ऑन। वो तो ये देखेगा जी 512 ठीक है जी, मेरा 512 तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। रिसीव करने के बाद वही बात है, ऊपर यूडीपी को पैकेट फॉरवर्ड करेगा तो यूडीपी दोबारा से चेकिंग करेगा कि हाँ भाई ये मेरे पैकेट था कि नहीं था, तो मतलब दोबारा से आईपी एड्रेस चेक करेगा एंड सो ऑन। तो कैसे वो चेकसम के थ्रू होता है, रफली मैं समझा रहा हूँ ना, उसे चेकसम के थ्रू चेकिंग होती है और पता लग जाएगा कि भाई हाँ भाई कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, है ना, आईपी का पता लग जाएगा। जैसे 512 पे आया था पैकेट बट वो था तो 510 का, तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। मतलब चेकसम ढंग से कैलकुलेट नहीं होगा, बस मेन बात मैं ये कह रहा हूँ, चेकसम में हम आईपी एड्रेसेस को भी इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है, टू वे चेकिंग के लिए, बस और कुछ नहीं। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो अब देखो, इफ द चेकसम डज नॉट इंक्लूड सूडो हेडर, a user datagram may arrive safe and sound and however IP address is corrupted it may be delivered to wrong host, बस ठीक है, तो wrong host पे ना चला जाए, इसलिए ये सब हम दोबारा दोबारा चेकिंग करते हैं, ठीक है जी। द प्रोटोकॉल फील्ड इज एडेड टू इंश्योर दैट द पैकेट बिलोंग्स टू यूडीपी एंड नॉट टू अदर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये जो सूडो हेडर है इसमें प्रोटोकॉल फील्ड सिर्फ इसे डाली गई ताकि तो दोबारा से चेकिंग हो सके कि पैकेट यूडीपी का ही है और किसी का नहीं, और यूडीपी के लिए 16 है जी पोर्ट, अब प्रोटोकॉल फील्ड 17 प्रोटोकॉल फील्ड विल बी 17 फॉर यूडीपी, ठीक है। हाँ जी देखो उन्होंने यही लिखा है, the protocol field is added to ensure that the packet belong to UDP and not to other transport layer protocol. We will see later that if the process can use either UDP or TCP, the destination port number can be same also. ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चाहे टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, पोर्ट नंबर सेम हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अलग अलग ही होंगे, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको एफटीपी के केस में बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद आ रहा हो, एफटीपी के लिए मैंने आपको पोर्ट नंबर बताया था ना, है ना, चाहे टीसीपी यूज कर लो चाहे यूडीपी यूज कर लो। ये देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऊपर, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो, हाँ ये देखो 2121, चाहे टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, एफटीपी के लिए 21 पोर्ट नंबर चल रहा था। जनरली एफटीपी वैसे टीसीपी का यूज करता है, यूडीपी का यूज नहीं करता, बट कुछ एक्सेप्शन होती हैं जहाँ पे यूडीपी भी यूज किया जाता है, बट हर केस में जो पोर्ट नंबर रहेगा वो 21 ही रहेगा, चाहे टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, ठीक है। यही इन्होंने पॉइंट बताया आपको कि सेम सेम रखा जाता है, जनरली सेम रखा जाता है। ओके आगे देखो, हाँ जी, द वैल्यू ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड, okay, the value of the protocol field for UDP is 17. If the value is changed during transmission, the checksum calculation at receiver will detect it and UDP drops the packet. It is not delivered to the wrong protocol, ठीक है। आई थिंक समझ गए आप लोग। अच्छा ये आप सिमिलरिटी देख सकते हो सूडो हेडर और लास्ट 12 बाइट्स ऑफ आईपी हेडर। देखो लास्ट 12 बाइट्स ऑफ आईपी हेडर अगर आपको याद आ रहा हो, लास्ट में एसआईपी डीआईपी होता था, एक टीटीएल फील्ड थी, एक प्रोटोकॉल फील्ड थी और एक फील्ड और थी हेडर चेकसम। याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो देखो भाई मैंने आपके लिए निकाल रखा है हेडर, देखो है ना, याद आ गया ना आपको। तो देखो भाई ये सोर्स एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, लास्ट की 12 बाइट्स हम बात करें ना, 4 बाइट ये होगी, 4 बाइट ये हो गई, और जो बाकी 4 बाइट बची उसमें टीटीएल फील्ड थी, एक प्रोटोकॉल फील्ड थी और एक हेडर चेकसम था। हेडर चेकसम 16 बिट का था, ये 8 बिट का था, ये 8 बिट का था, तो मतलब वही बात है 12 बाइट ये थी टोटल, है ना, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ जी, तो ये तो इन्होंने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया सूडो हेडर का, पूरा डीप में और ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ सूडो हेडर में एग्जैक्टली क्या चक्कर है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए हम इसको सूडो क्यों कह रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सूडो। सूडो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं किया जाता, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं किया जाता।
क्योंकि अगर ये ट्रांसफर किया जाता तो फिर वही बात है, ये 12 बाइट का है ना भाई, 12 बाइट का है टोटल, तो फिर जो डेटा कैरी होता यूजर डेटाग्राम में वो और कम हो जाता। मैंने भी आपको ढंग से बताया था, जो डेटा कैरी किया जा सकता है यूजर डेटाग्राम में वो 65507 बाइट किया जा सकता है। 65515 मैक्सिमम जो यूजर डेटाग्राम की लेंथ है मैक्सिमम ये आई थी, और -8 हमने किया था। 8 क्यों किया था? क्योंकि यूडीपी हेडर 8 बाइट का था, तो 65507 था। नहीं तो हमें को 12 और घटाने पड़ता ना, क्योंकि 12 बाइट का हमारा सूडो हेडर होता, तो वो सब चक्कर है ही नहीं। तो ये ट्रांसफर नहीं किया जाता, इसलिए इसको सूडो कहा जाता है। ठीक है, और ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी आप समझ चुके हो, इन्होंने बना रखा है तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, है ना। इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, एक तो है जी SIP, एक DIP, है ना, और 8 बिट जीरोस हैं, 8 जीरोस हैं, और प्रोटोकॉल फील्ड है, और UDP टोटल लेंथ फील्ड है। ठीक है, और ये हमारा 8 बाइट का हेडर हो गया। और जो डेटा है, और डेटा के साथ क्या बोले उन्होंने, पैडिंग मस्ट बी एडेड टू मेक डेटा एज मल्टीपल ऑफ 16 बिट्स। मल्टीपल ऑफ 16 बिट्स क्यों बनाना है? क्योंकि चेकसम 16 बिट के है। अगर चेकसम 16 बिट का है, हेडर प्लस डेटा प्लस सूडो हेडर सब कुछ मिला करके 16 बिट का ही सब कुछ होना चाहिए, इसलिए फिर इन्होंने पैडिंग वगैरह हमारे को ऐड करनी पड़ेगी। अगर डेटा 16 बिट का मल्टीपल ऑफ 16 बिट ना निकला तो हम पैडिंग वगैरह ऐड करेंगे। सब आपको याद आ रहा होगा, चेकसम में मैंने आपको सारा बता रखा है। और यहाँ पे ये जो हमने ऑल जीरोस ऐड करी है ना, 8 जीरोस हमने इसलिए ऐड करी है सूडो हेडर को भी मल्टीपल ऑफ 16 बिट्स बनाने के लिए, नहीं तो 16 बिट्स का मल्टीपल ना निकलता। नहीं तो क्या होता भाई, 4 4 8 है ना, और यहाँ से 8 2 10 और 11 बाइट हो जाती। 11 बाइट का मतलब क्या हो जाता है, 88 बिट्स, और 88 आपको पता है 16 का मल्टीपल नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। इससे फिर उन्होंने जीरोस डाली थी ताकि 16 का सब मल्टीपल निकल के आ जाए, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसलिए ये एक किस्म से रफली आप समझ लो पैडिंग ही है, या कुछ नहीं, ऑल जीरो जो इन्होंने डाली थी। ठीक है, तो सूडो हेडर का चक्कर समझ में आ गया। और ये ट्रांसफर नहीं होगा, सेंडर से रिसीवर तक नहीं भेजा जाएगा, और मतलब सेंडर ने ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ चेकसम कैलकुलेशन में है, इसके आगे इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि चेकसम को कैलकुलेट करने के लिए आपने SIP DIP इन सब का यूज किया है, तो अगर बाय चांस DIP चेंज हो गया, किसी गलत होस्ट के पास पैकेट पहुंच भी गया, तो वहां पे दोबारा से जब ये सूडो हेडर लगा करके ये सब दोबारा से कैलकुलेशन करी जाएगी, तो चेकसम में कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाएगी, और फिर हमारे को पता लग जाएगा कि नहीं मैंने डेटा में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो जो यूजर डायग्राम होगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये सिर्फ 2 वे चेकिंग के लिए ऐड किया गया और कुछ नहीं। जैसे हमारे घर पे कोई लेटर आता तो हम फटाफट से पहले अपना घर का एड्रेस मैच करते हैं ना भाई, हाँ भाई क्या ये मेरे घर का एड्रेस है कि नहीं है, होगा तो हम उसको खोलते, नहीं तो नहीं खोलते, क्योंकि बाई चांस कई बार गलत डिलीवर भी हो जाता है। तो वही कहानी यहाँ पे है, 2 वे चेकिंग के लिए, है ना। तो अगर ऐसा ही डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हो गया, गलत होस्ट के पास पैकेट पहुंच भी गया, नेटवर्क लेयर को तो पता लगेगा नहीं, वो तो कहेगा ठीक है जी पैकेट हमारा है, हम तो रिसीव कर ही लेते हैं। बट यूडीपी के पास जब जाएगा तो यूडीपी चेकसम कैलकुलेट करते टाइम दोबारा से सूडो हेडर ऐड करके दोबारा से चेक कर लेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, ये ट्रांसफर नहीं होगा। मेन बात क्या है, सूडो हेडर ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इसको सूडो हेडर इसलिए इसको सूडो कहा गया है ना। ये ट्रांसफर नहीं होता, मतलब सेंडर से रिसीवर तक नहीं जाता। ठीक है, तो सेंडर ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ चेकसम कैलकुलेशन करते टाइम इसको ऐड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, और फिर इसको डिस्कार्ड कर देगा। अब रिसीवर साइड पे दोबारा से फिर ये कैसे आएगा, तो वो भाई उसको पता ही होगा, है ना। रिसीवर साइड पे SIP अपना IP एड्रेस तो उसको पता ही होगा, और पैकेट कहां से आया था SIP वो मतलब नेटवर्क से पता लग जाएगा। क्या ठीक है, हमारे को इतना हमारे को जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि सूडो हेडर रीजनरेट किया जाएगा बाय UDP एट द रिसीवर साइड, और उसके बाद चेकसम दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा। चेकसम मैच हो गया तो पैकेट एक्सेप्ट होना है, अदरवाइज ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बस ये आपको ध्यान रखना था सूडो हेडर के बारे में। ये ट्रांसफर नहीं किया जाता, ठीक है, सूडो हेडर ट्रांसफर नहीं किया जाता जब सेंडर, बस इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, चेकसम कैलकुलेट करवाना। सेंडर साइड पे ये क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद चेकसम कैलकुलेट किया जाएगा। चेकसम कैलकुलेट करने के बाद ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और रिसीवर साइड पे ये दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। रिसीवर साइड पे अगेन ये क्रिएट किया जाएगा, और फिर दोबारा से चेकसम कैलकुलेट किया जाएगा, और चेकसम मैच होगा, अगर मैच होगा तो ठीक है, नहीं तो वही बात है, हम पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे। बस ये मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। सूडो हेडर सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ 12 बाइट का होता है ये, और क्या क्या चीजें वो मैंने आपको सारी बता दी है। ऑल जीरोस को डाली गई है पैडिंग के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है जी,
अब ये चेकसम कैलकुलेट करूंगा तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये देखो भाई फिगर 23.11 के बारे में ये आपको बता रहा है। ये यहाँ पे सारा चेकसम कैलकुलेट करके दिखा रखा है इन्होंने। लाइनें पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको दिखा दूंगा इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। हाँ जी, shows the checksum calculation for a very small user datagram with only 7 byte of data because the number of byte is odd. Padding is added for checksum calculation. The pseudo header as well as padding will be dropped when the user datagram is delivered to IP. प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है। सूडो हेडर और पैडिंग दोनों चीजें ड्रॉप कर दी जाएंगी जब डेटाग्राम आईपी को दिया जाएगा। पैडिंग क्यों क्यों हम करें फालतू में, है ना, क्योंकि अब फालतू की पैडिंग ऐड करके हम भेजें वहां सेंडर से रिसीवर पे भेजें और वो फालतू की बाइट्स ही है ना, मतलब फालतू का डेटा ही है ना, आप उसको क्यों भेजते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ चेकसम के कैलकुलेशन के लिए पैडिंग ऐड करी गई है और सूडो हेडर भी सिर्फ और सिर्फ चेकसम की कैलकुलेशन के लिए किया गया। उसके बाद वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। देखो इसने प्रॉपर लिखा भी है ना, द सूडो हेडर एज वेल एज पैडिंग विल बी ड्रॉप्ड when the user datagram is delivered to IP। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यहां से समझ गए होगे सूडो हेडर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, सेंडर से रिसीवर तक नहीं भेजा जाएगा। ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, इसलिए मैं आपको किताब पढ़ने सिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वो लाइनें पढ़ने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है। तो सूडो हेडर भी और पैडिंग भी दोनों ड्रॉप कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखो इन्होंने कैलकुलेट करके आपको दिखा रखा है। ये सोर्स आईपी, ये डेस्टिनेशन आईपी, ये चेक करो भाई, ऊपर से एक बार देखाओ, फॉर्मेट देखाओ। हाँ जी, ये सोर्स आईपी है, फिर डेस्टिनेशन आईपी है, फिर ऑल जीरोस, है ना। ये देखो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ऑल जीरोस, ये 17 प्रोटोकॉल फील्ड 17 आपको याद होगा, है ना। और ये लेंथ फील्ड थी ना, ये देखो भाई 16 बिट यूडीपी टोटल लेंथ। तो यूडीपी की टोटल लेंथ कितनी है भाई, 7 बाइट का मैंने आपको डेटा बोला था, है ना, 7 बाइट का डेटा था और साथ साथ 8 बाइट का हमारे पास यूडीपी का हेडर हो गया। तो हेडर प्लस डेटा, हेडर कितना हो गया 8 का, 8 और 7 15, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो यही 15 हो गया हमारे पास लेंथ फील्ड, ठीक है जी। उसके बाद 1087 13 15 और ऑल जीरोस। 1087 क्या हो गया, सोर्स पोर्ट नंबर, ये हो गया डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, है ना। और ये वही टोटल लेंथ फील्ड हो गई और ऑल जीरोस ये आपको पता ही है। चेकसम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इनिशियली तो हम सारी जीरो ही भरेंगे, है ना। ये चार वही होगी हमारी हेडर वाली, याद आ गया ना। ये देखो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यूडीपी टोटल लेंथ और चेकसम, ठीक है। हाँ जी, तो वही चारों फील्ड के बारे में उन्होंने बताया। चेकसम इनिशियली हम सारा जीरो ही रखेंगे। ये हमारा टोटल लेंथ फील्ड हो गया, यूडीपी टोटल लेंथ 15 हो गया। 15 कैसे है बार बार बता रहा हूँ भाई, 7 बाइट का डेटा है हमारे पास, 7 बाइट का डेटा और साथ साथ 8 बाइट का हेडर हो गया। तो 8 और 7 15, ठीक है जी। और ये हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया, ये सोर्स पोर्ट नंबर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये टेस्टिंग, ये TESTING, ये 7 बाइट का डेटा हो गया। अब वही बात है, ऑड लेंथ लिया था तो फिर हम ऑल जीरो साथ और अपेंड कर देंगे ताकि हम पैडिंग कर सके। अभी आपको समझ में आ गया होगा, सारा 16 बिट्स का चाहिए, सारा कुछ मल्टीपल, मतलब सारा 16 बिट का होगा तभी चेकसम कैलकुलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो पैडिंग आपने ऐड करी थी और ये जो सूडो हेडर ऐड किया था, दोनों चीजें डिस्कार्ड कर दी जाती हैं जब हम चेकसम को कैलकुलेट कर लेते हैं और पैकेट डेटा आईपी को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यूवी डेटाग्राम होगा वो आईपी को दे दिया जाएगा उसके बाद, ठीक है जी। चलो अब देखो फटाफट से 153.18, है ना, 153 का बाइनरी और 18 का बाइनरी, 8 बिट में सारा सारा बस वही बात है। प्लीज आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। फिर 8 और 105, ये 8 का बाइनरी हो गया, यहाँ पे 105 का बाइनरी हो गया। ये डॉट डॉट तो आपको पता ही है, ऑक्टेट्स होते हैं इसलिए हम डॉट लगाते हैं आईपी में, बाकी और कोई खास बात नहीं होती, आपको पता होगा। हाँ जी, तो ये बस मैंने अगला ये आईपी एड्रेस हो गया। उसके बाद ऑल जीरोस जो थी, है ना, और 17 जो था, ये देख लो भाई, जीरोस और 17, ये सारी जीरोस और ये 17, आप समझ रहे हो ना भाई। अगर ये सारी जीरोस ना होती तो सारा कुछ इधर उधर खिसक जाता और 16 का मल्टीपल ना आता। बस मेन बात क्या है, मेरे को 16 बिट का मल्टीपल चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ये पैडिंग हमने ऐड करी थी, ऑल जीरोस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में भी हमने देखो ये पैडिंग है, ये लास्ट में पैडिंग है जो ऑल जीरो, जहाँ पे मेरा हाथ चल रहा है ध्यान लगाओ, ऑल जीरो है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बस फाइनली हमने इन सब चीजों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये हमारा सम निकला है। और वही बात है, सम करने निकालने के बाद याद आ रहा होगा आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट किया करते थे, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कर लिया और ये हो गया हमारा चेक सम। आई थिंक याद आ गया होगा। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, सारा सेम टू सेम कम दोबारा से किया जाएगा, है ना, और फिर ऐड कर लिया जाएगा, है ना। जो भी सम आएगा और जो चेक सम रिसीव हुआ था दोनों को ऐड करके आंसर सारा जीरो बनना चाहिए। आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों को, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है जी। ओके जी, तो वो प्लीज इतना डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा मैंने आपको चेकसम कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो नहीं याद आ रहा तो मेरे चेकसम का वीडियो देख लो, मैं यहाँ पे चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं,
ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, अब देखो इन्होंने बस लास्ट में हमारे को ये समझाया है ऑप्शनल यूज ऑफ चेकसम। मैंने आपको बताया था अगर आप चेकसम यूज नहीं करना चाहते तो ऑल वंस भेज देना, ठीक है। तो यही इन्होंने बस लिख रखा है, मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। द कैलकुलेशन ऑफ चेकसम एंड इट्स इंक्लूजन इन यूजर डेटाग्राम इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। इफ द चेकसम इज नॉट कैलकुलेटेड द फील्ड इज फिल्ड विद ऑल वंस, सारे वंस भेज देते हैं हम लोग। नोट दैट द कैलकुलेट चेकसम कैन नेवर बी ऑल वंस बिकॉज this implies that the sum is all zeros, which is impossible because it requires that value of all the fields should be zeros. I think आप समझ पा रहे होगे, all ones आना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। ऑल वंस आने का मतलब, चेकसम ऑल वंस आने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में जो सम कैलकुलेट किया होगा वो सारे का सारा जीरोस आया होगा। दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। वो सिर्फ तब आएगा जब सारा का सारा डेटा ही सारा जीरो होगा। और सारा डेटा जीरो कैसे होगा, अभी कुछ ना कुछ तो आईपी एड्रेस एंड सब कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है ना। तो क्योंकि सारा जीरो जाएगा, क्योंकि सेक्शन क्या है भाई, हम जो भी सम निकला उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ऑल जीरोस आ जाए दैट इज इम्पॉसिबल। सॉरी, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ऑल वंस आ जाए दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ऑल वंस आया है, इसका मतलब सम जो हमने निकाला था वो सारा जीरोस था। याद है ना वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, तो जीरो का वन का जीरो बनाना। तो थिंक समझ पा रहे हो कि भाई आप लोग, सारा सम जीरो आएगा तभी उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑल वंस आएगा। दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा कभी होने नहीं वाला, है ना। उसका मतलब क्या होगा, सारा कुछ जीरो था, सारा कुछ जीरो हो नहीं सकता। आई थिंक समझ गए होगे। इसलिए फिर इन्होंने यही सोचा कि ऑप्शनल रखते हैं, ऑप्शनल रखेंगे ना हम लोग, तो फिर वही बात है, चेकसम अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो सारे वंस डाल के भेज देना, तो रिसीवर अपने समझ जाएगा कि भाई आपने चेकसम यूज ही नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि रिसीवर को पता लग जाएगा कि ऑल वंस आया चेकसम, इसका मतलब कि सारा डेटा जीरो था, दैट इज इम्पॉसिबल। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो नोट डाउन कर लो इस चीज को, ठीक है। ओके जी, अब यूडीपी ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से ये ऑपरेशन मेरे को नेक्स्ट क्लास में दिखाना चाहिए। बस लास्ट वीडियो होगा, फिर उसके बाद हमारा यूडीपी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, बस यूडीपी ऑपरेशन में कनेक्शन सर्विस है, फ्लो कंट्रोल है, क्यू वगैरह सिखाऊंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस खत्म ही है। बस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यूडीपी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। यूडीपी ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।